हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने इतिहास की यानी कि प्राचीन भारत की 6 क्लासेस को ले लिया हुआ है और आज हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया हुआ था, यानी कि जितने प्रश्न पूछे गए थे उस चैप्टर के उनको सॉल्व कर लिया हुआ है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत पर जिस तरह से हम मगध साम्राज्य के बारे में यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में। तो उन 16 महाजनपदों में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि पश्चिमी भारत में, कहाँ पे, पश्चिमी भारत में, ठीक है, पश्चिमी भारत में जो महाजनपद थे जैसे कि गांधार हो गया और इसके साथ ही साथ कंबोज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव था। राजनीतिक एकता का अभाव का मतलब हो गया कि ये क्षेत्र आपस में यहाँ पे लड़ते रहते थे। ठीक है, तो इनकी लड़ाई का फायदा किसने उठाया, इनकी जो लड़ाइयाँ थी इसका फायदा किसके द्वारा उठाया गया, किसने आक्रमण किया और उनके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव था, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य में किस तरह का वहाँ का शासन व्यवस्था थी। इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए सीधा हम पहुंच जाएंगे दोस्तों अपना जो मुख्य बिंदु है बौद्ध काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना हम पढ़ने वाले हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्राचीन इतिहास, दोस्तों आज जो भी आपको नोट करने की चीजें होंगी वो बता दें कि आप नोट कर लीजिएगा, बाकी ध्यान से क्लास को सुनिएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों की और हमने कहा कि गांधार और कंबोज ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे और इनका फायदा उठाया गया किसके द्वारा, इनका फायदा उठाया गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसियों के द्वारा। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो फारसी थे यानी कि ईरानी, इन्होंने पश्चिमी यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया, हमला किया यानी कि अटैक किया। ठीक है, अब इनके अटैक का क्या प्रभाव था उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कि सिकंदर के आक्रमण और उनके आक्रमण का क्या प्रभाव भारत में पड़ा। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए जैसा कि हमने कहा सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था, इसको नोट कर लीजिएगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी प्रश्न को लास्ट में हम सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो, कहीं भी प्रश्न पूछा गया है उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, तो उसकी चिंता मत करिएगा। तो देखिए जैसा कि हमने कहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसने अटैक किया, फारसी यानी कि ईरानियों ने। वो थे कौन, तो अकेमेनिड सम्राट साइरस। ठीक है, इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया। तो दोस्तों आक्रमण किया लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा वो महत्वपूर्ण है, तो इसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करें तो भारत पर फारसी क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या हुई, खरोष्टी लिपि का परिचय। ठीक है, तो देखिए अगर अपने देश में कोई भी आक्रमणकारी हो, कोई भी जो भी अगर हमारे भारत में आया है तो ऐसा नहीं है कि वो आया या लड़ाई की, युद्ध किया, चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि उस देश की संस्कृति हो यानी कि जो भी कल्चर था, जो भी सभ्यता थी, उसकी कहीं ना कहीं छाप हमारे देश में छूट गई है। तो देखिए दोस्तों जब जो फारसी आक्रमण का प्रभाव है तो ये खरोष्टी लिपि का परिचय आपने पढ़ा होगा अशोक के अभिलेख के बारे में। तो खरोष्टी लिपि इसका परिचय हुआ। ठीक है, तो अशोक के कुछ अभिलेख आपको इसी लिपि में मिलेंगे। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है आपको खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। इसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, इसको कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा प्रभाव ऐसा देखा जाता है कि जो फारसी सिगलोई टाइप के सिक्के थे, ठीक है, सिक्के कैसे सिक्के, फारसी सिक्के। सबसे पहला हमने देखा कि खरोष्टी लिपि का परिचय भारत में हुआ। दूसरा जो फारसी टाइप के सिक्के थे वो भी भारत में कहीं ना कहीं पाए गए, यानी कि भारत में उनकी नकल पर जो है सिक्के बनाए गए थे। किस पर, फारसी सिगलोई टाइप के सिक्के। तो अगर प्रश्न पूछे कि ये शब्द से अगर मीनिंग पूछ ले इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फारसी सिगलोई ये क्या थे, ये सिक्के थे। ठीक है, तो इसके भी सिक्के यहाँ पे मिले हुए, यानी कि ये प्रभाव है। तीसरा देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। दोस्तों इसको आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के जो भी शिलालेख थे उस टाइम के, ऐसा माना जाता है कि जो फारसी सम्राट थे उस समय, फारसी सम्राट डेरियस, यानी कि फारसी सम्राट डेरियस से वो प्रभावित थे, ऐसा माना जाता है। यानी कि कुछ उनके जो स्मारक थे, विशेषकर जो कुछ घंटी के आकार के थे, किस आकार के थे, घंटी के आकार के थे, ऐसा माना जाता है कि उस पर किसकी छाप पड़ी थी, फारसी सम्राट डेरियस की छाप पड़ी थी। तो यानी कहीं ना कहीं ईरानी प्रभाव देखा जाता है उनके अभिलेखों पर भी। तो दोस्तों ये कुछ प्रभाव थे। अब हम बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में देख लेते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण क्या किया और उस पर कब किया और जो उसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या था। तो हेडिंग डालिएगा सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। तीन सौ 327 से 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 327 से 326 ईसा पूर्व, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनका ये समय भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिकंदर था कौन, सबसे पहले जान लीजिए। सिकंदर ये फिलिप का पुत्र था, मैसिडोना के, ठीक है, फिलिप इनके पापा का नाम था, यानी कि फिलिप के पुत्र थे सिकंदर, और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यह माना जाता है कि दोस्तों सिकंदर यहाँ पे सिर्फ धन दौलत को लूटने ही नहीं आया था, यानी कि सिर्फ यहाँ पे वो लूट यानी कि जो धन दौलत थी उसको देख के आकर्षित नहीं हुआ था, सिर्फ उसको देख के आकर्षित नहीं हुआ था, बल्कि वो जो समुद्र की समस्या थी, यानी कि जो कुछ भौगोलिक समस्याएं थी उसको वो सॉल्व करना चाहता था, ठीक है। तो ऐसा ये माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया, यानी कि क्या उसको ऐसी स्थिति यहाँ पे नजर आई कि जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। अब देखिए दोस्तों सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर 326 से ईसा पूर्व, है ना, 326 ईसा पूर्व में उन्होंने आक्रमण किया। थोड़ा सा आवाज आपको सकता है डिस्टर्ब करे, लेकिन जो है थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और हमने कहा कि ये उसके लिए अनुकूल समय था, ठीक है। आक्रमण करने के लिए अनुकूल समय क्यों था, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तक्षशिला की, यानी कि सारे छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, यानी कि कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो सिकंदर का सामना कर सके। तो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, तक्षशिला, पंजाब, गांधार, सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तक्षशिला के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, गांधार हो गया और पंजाब। तो सबसे पहले सिकंदर कहाँ पे पहुंचा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर खैबर पास से भारत में दाखिल हुआ था। किस पास से, खैबर पास से। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, याद कर रखिएगा, पास मतलब होता है दर्रा। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में पहुंचा था। कौन से दर्रे से, खैबर दर्रे से। दोस्तों एक प्रसिद्ध युद्ध है जो है सिकंदर का, उसको ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने युद्ध लड़ा था हाइडेस्पीस का, है ना, हाइडेस्पीस या हाइडेस पास कहा जाता है उसको। हाइडेस्पीस का युद्ध किसके साथ लड़ा था, पोरस के साथ, ठीक है, पोरस के साथ इसका हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। हालांकि ये हार गए थे, लेकिन सिकंदर ने इनकी बहादुरी को देखते हुए इनके क्षेत्र को इनको वापस कर दिया हुआ था, ठीक है। बाकी सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के सामने सबसे पहले समर्पण करने वाला राजा कौन था, तो कहाँ का राजा था, तक्षशिला का राजा था। तक्षशिला का राजा सबसे पहले कौन था राजा वहां पे, आम्भी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने सिकंदर के सामने समर्पण किया हुआ था। फिर सिकंदर पहुंचता है दोस्तों ब्यास नदी के किनारे, ठीक है। सिकंदर कहाँ पहुंचा, सिकंदर पहुंचता है ब्यास नदी के किनारे। इसको सब ध्यान रखिएगा, नदी वगैरह कहाँ पे क्या स्थिति थी, यानी कि अगर आपको नदी याद रहेगी आपको क्षेत्र वगैरह वहां पे याद रहेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इनके जो भी सैनिक थे वो बहुत थके हुए थे, बीमार थे, यानी काफी दिन से चले हुए थे, लड़ते हुए युद्ध वगैरह, वो बहुत थके हुए थे और उन्होंने आगे जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उनके सैनिकों ने कहा कि अब हम आगे नहीं जाएंगे और विवश होकर दोस्तों यहाँ से सिकंदर को लौटना पड़ा। सिकंदर यहाँ से लौट जाते हैं और लौटते समय उनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, बेबीलोन में।
तो इसको भी याद रखिएगा। तो इनके सैनिकों ने, जो कि थके हारे थे, बीमार थे, आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद 19 महीनों, यानी कि 19 महीने यहाँ पर थे भारत में वो, और 19 महीने के बाद वापस लौटते हैं, जहाँ पे रास्ते में इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अभी जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जो फैक्चुअल, ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन सभी का PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 323 ईसा पूर्व में क्या होती है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर की सत्ता यानी कि वहीं से फिर खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये हुआ कि सबसे पहली बार क्या हुआ, यूनान के बीच में, ठीक है, यूनान के बीच में और भारत के बीच में संपर्क जो है स्थापित हुआ। ठीक है, यूनानियों और भारत के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य किसने किया, सिकंदर के द्वारा किया गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने भूमार्ग और एक समुद्री मार्ग की भी खोज की। ठीक है, भूमार्ग और इसके साथ ही साथ एक समुद्री मार्ग की भी खोज की गई। और इसके अलावा दोस्तों जो भारत की समृद्धि थी, जो भारत की कह सकते हैं यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यूनानी व्यापारी और जो शिल्पकार थे, कौन थे, शिल्पकार थे, इनका क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रभाव सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यूनानियों के बीच में और भारत के बीच में एक संपर्क स्थापित हुआ। इसके साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने यानी कि आवागमन के मार्ग में भी काफी सारा, यानी कि 3 भूमार्ग और एक समुद्री मार्ग की खोज भी की गई, क्योंकि सिकंदर ने उनका एक नौसेना अध्यक्ष था जिसका नाम था नियरचस। क्या नाम था उसका, नियरचस नाम था। उसको उन्होंने भेजा था समुद्री मार्ग से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नियरचस। नियरचस कौन था, ये सिकंदर का नौसेना अध्यक्ष था नियरचस। इसको समुद्री मार्ग के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, ईरान भेजा गया था। तो एक समुद्री मार्ग की, बाकी भूमार्गों की खोज की गई। इसके साथ ही साथ जो यूनानी व्यापारी थे और शिल्पकार थे, इनका भारत और यूनान के बीच में व्यापार स्थापित करने का मार्ग भी इन्होंने सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, यानी कि भारतीयों के बीच में और यूनानियों के बीच में व्यापार करने का मार्ग भी ये खोल दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों नाम सुना होगा आप लोगों ने, गांधार। ठीक है, गांधार के बारे में पढ़ चुके हैं। गांधार में एक विश्ववादी कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्ववादी कला विद्यालय, विश्ववादी कला विद्यालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम देखेंगे महाजनपद काल का जो सामाजिक और भौतिक जीवन था। तो ये था कि जो हमने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो एकता का अभाव था, राजनीतिक एकता का अभाव था, उसका फायदा किसके द्वारा उठाया गया और उस फायदा का क्या प्रभाव पड़ा, सही हो या गलत हो लेकिन प्रभाव तो पड़ा। तो उसका प्रभाव हमने देखा कि यूनानियों और जो ईरानियों ने यानी कि फारसियों ने, इसके साथ ही साथ सिकंदर के आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे हम। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल का सामाजिक और भौतिक जीवन। ठीक है, सामाजिक और भौतिक जीवन, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इनकी PDF आपको मिल जाएगी, अब बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और अगर आपको थोड़ा बहुत नोट डाउन करना हो तो उसको साथ में नोट डाउन भी कर लीजिए। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहली बात मुद्रा का आरंभ। ठीक है, सबसे क्या हुआ, सबसे पहली बात यह है कि मुद्रा का आरंभ। इन सभी चीज़ों को मैं क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मुद्रा के प्रयोग का आरंभ भी यहाँ से शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो सिक्के थे, ठीक है, सिक्के कहाँ से मिले हैं, ये खुदाई से मिले थे। सिक्के भी मिले थे खुदाई से। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ शब्द हैं, यानी कि
उनको हम देख लें। जैसे पुर था, ये शब्द इसका मीनिंग क्या था, यानी किसके लिए प्रयोग किया गया था? पुर हो या नगर हो, फिर राजधानी, महानगर, कुछ प्रसिद्ध महानगर भी थे जैसे काशी, कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, अयोध्या, वैशाली, चंपा, कपिलवस्तु, ये सब चीजें वहां पे। और 600 से, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में जो ग्रामीण बस्तियां थी, ग्रामीण बस्तियों और शहरों की संख्या और इनके आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो ग्रामीण बस्तियों, इसके साथ ही साथ दोस्तों शहरों की संख्या, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि द्वितीय शहरीकरण शुरू हो जाता है, और जो पहला शहरीकरण था वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो ग्रामीण बस्तियों में भी इसके साथ ही साथ शहरों की संख्या हो, इनके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि हम देख रहे हैं कैसे कैसे विकास हो रहा है। ठीक है। और दोस्तों ये लोग मूव कर गए थे, गंगा घाटी में आ गए थे। तो गंगा घाटी जो थी एक ऐसा स्थान था जहां पर कृषि की व्यवस्था थी, उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर भी बसी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे इनको पानी की सुविधा, खेती की सुविधा और रहने का स्थान यहाँ पे इनके लिए अनुकूल जगह थी। ठीक है। तो ये सभी चीजों को, और इसके साथ ही साथ दोस्तों पाली और संस्कृत ग्रंथ में अनेक गांव और शहरों का भी उल्लेख मिलता है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे पाली और संस्कृत ग्रंथ में, ठीक है, बहुत सारे गांव का भी और शहरों का भी उल्लेख यहाँ से हमको मिलता है। तो पुर या नगर क्या थे? ये एक किलाबंद शहर था, यानी कि नगर था, जैसा कि हमने कहा था अभी। चलिए ठीक है। तो पुर और नगर क्या था? ये किलाबंद शहर थे। क्या थे ये? किलाबंद शहर थे। किलाबंदी क्यों की जाती है? सुरक्षा के लिए की जा रही थी। निगम, ये व्यापारिक शहर थे। निगम क्या थे? निगम थे व्यापारिक शहर। निगम क्या थे? ये व्यापारिक शहर थे। और राजधानी क्या होती थी? कैपिटल सिटी जिसको कहते हैं, ये राजधानी वगैरह हुआ करती थी। नगर का छोटा नगर भी हुआ करता था, महानगर, यानी जो नगर था ये छोटा नगर था, और महानगर क्या था? ये बड़ा था। ठीक है, ये छोटा था और ये बड़ा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। महानगर हमने भी डिस्कस किया, काशी, कौशाम्बी, ये सब क्या थे? महानगर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें उसको डिस्कस, अब देखिए जो भी आपने पीछे वाली क्लास की होगी वहां से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे परिवर्तित हुई थी, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आयात की जा रही थी। आयात का मतलब होता है मंगाना। ठीक है। तो आयात में क्या क्या वस्तुएं थी? उसमें सोना, सोने का आयात होता था, लापिस लाजुली, ठीक है, इसके साथ साथ चांदी का आयात होता था, इसके साथ ही साथ जड, इन सब चीजों का यहाँ पे आयात किया जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं निर्यात की, किन किन चीजों का वहां पे निर्यात किया जा रहा था। निर्यात का मतलब होता है यहाँ की जो चीजें थी बाहर भेजना। तो निर्यात में क्या था? जो हस्त निर्मित शिल्प थे। ठीक है, हस्त निर्मित शिल्प, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हस्त निर्मित शिल्प थे, इसके साथ साथ कपड़े का सामान हो गया। ठीक है, कपड़े का सामान, और क्या था? चंदन की लकड़ी, किसकी लकड़ी? चंदन की लकड़ी और मोती, इन सभी चीजों का निर्यात किया जाता था। तो क्या क्या मंगाते थे? सोना, लापिस लाजुली हो गया, चांदी हो गया, जड हो गया, इनका आयात किया जाता था। लेकिन जो हस्त निर्मित शिल्प थे, कपड़े के सामान हो, चंदन की लकड़ी हो और मोती, इन सभी चीजों का यहाँ पे निर्यात किया जाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपने नाम सुना था, पीछे पढ़ा चुके हैं, निष्क और शतमन, ये क्या थे? ये मुद्राएं थी। ठीक है, निष्क और शतमन, निष्क और शतमन ये मुद्राएं थी। इनसे व्यापार भी क्या हो गया था? सुलभ हो गया था। सिक्के कैसे थे? सिक्के छिद्रित हुआ करते थे। ठीक है, सिक्के कैसे थे? सिक्के छिद्रित थे। छिद्रित का मतलब ये हो गया कि उस पर, यानी कि सिक्कों पर चिन्ह बनाते थे। चिन्ह जैसे किसी चीज का, पहाड़ी का, पेड़ का, बैल का, मछली का, हाथी का, इन सभी चीजों का वहां पे चित्र बना उस पे सिक्कों पे बना होता था, इसीलिए इनको कहा जाता था छिद्रित
सिक्के। ठीक है, हालांकि कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं और सिक्के चांदी के भी थे, तो याद रखिएगा सिक्के चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। दोस्तों सबसे पहली वाली क्लास हमने देखा था कि इतिहास का पुनर्निर्माण, और हमने वहां से बताया था कि किसी भी जगह अगर सिक्के मिल रहे हैं तो उन सिक्कों की मदद से हम वहां की आर्थिक, यानी कि जितने सिक्कों की क्वांटिटी किस धातु की बनी हुई है तो उससे वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में, इसके साथ ही साथ दोस्तों वहां पे तकनीकी के बारे में, यानी कि विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को मैं डिस्कस कर लिया हुआ था, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो शहर और गांव थे एक दूसरे पर निर्भर थे। कैसे थे? उस समय में शहर और गांव एक दूसरे पर निर्भर थे, जैसे आज भी निर्भर कह सकते हैं। यानी कि जो किसान है वो किसान अनाज का उत्पादन करके शहरों में पहुंचाते हैं और शहरों से जो उद्योग में बनी चीजें क्या होती है, गांव में जाती हैं। तो वैसे पहले भी था कि वहां के जो कृषक लोग थे, गांव के जो कृषक थे, वो क्या करते थे, यानी कि अपने उत्पादन का जो भी खेती करते थे उसको पहुंचाते थे कहाँ पे, शहरों में। और शहरों के द्वारा इनको यहाँ से उद्योग में बनी चीजें जैसे कपड़े हो गए, ये सब चीजें इनकी जो चीजें थी जरूरत वाली वो इनको पहुंचाई जाती थी। ठीक है, यानी कि गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर, यानी कि आपस में भरण पोषण ये करते थे। तो कई प्रकार के गांव मिले हुए हैं दोस्तों, जैसे ठेठ गांव, अपन मरिए गांव, अरामिका ग्राम। तो सब चीजें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछी जाएंगी, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि चीजें क्या थी। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरामिका क्या था। ठीक है, तो अरामिका एक गांव था, तो इसलिए आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, अरामिका गांव था। ठीक है, ग्राम था। तो ये सब चीजें गांव के नाम थे। अपन मरिए गांव था और ठेठ गांव था दोस्तों। और जो समृद्ध किसान होते थे, समृद्ध किसान को गृहपति कहा जाता था। क्या बोलते थे? जो गांव में किसान थे और जो समृद्ध होते थे, ठीक है, इनको बोलते थे गृहपति। तो नाम याद रखिएगा। गृहपति किसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है? समृद्ध किसानों के लिए। ठीक है, समृद्ध किसानों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था गृहपति। बार बार हमने इसलिए बोला ताकि आपको सुनकर ये चीजें याद हो जाएं। आगे बात करते हैं दोस्तों के बारे में अब। ठीक है, कर की व्यवस्था कैसी थी? कर की व्यवस्था, तो कर की व्यवस्था दोस्तों 1/6वां भाग होता था। ठीक है, उत्पाद का 1/6वां भाग, इसको याद रखिएगा। अब जो भी जिन लोगों ने भी पीछे वाली क्लास की होगी वो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि पहले व्यवस्था कैसी थी, यानी ऋग वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया, और महाजनपद काल में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ हमने हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और इसके साथ इतना हमने डिटेल पढ़ लिया हुआ है। और हम आ गए थे मौर्य वंश पर। मौर्य वंश के इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। ठीक है, तो बाकी जिन लोगों ने पिछले वाली क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिएगा, क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है वो। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें खेती की, यानी किन किन चीज़ों की खेती की जाती थी, तो खेती यहाँ पे बहुत चीज़ों की, जैसे कि अगर बात करें चावल की, चावल, दाल हो, जौ, ठीक है, इसके साथ ही साथ गन्ना, बाजरा, कपास, इन सभी चीज़ों की खेती होना, यानी कि होने लगी थी। दोस्तों एक जगह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, ये कहाँ पे, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, अतरंजी खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश का स्थान है ये। अतरंजी खेड़ा से दोस्तों ये साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ पे उत्खनन हुआ था, तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं वो ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन में परिवर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पे है? एटा जिले के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा जगह है, जहाँ पर उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ पे जो जीवन था, ग्रामीण जीवन, किस तरीके से शहरी जीवन में परिवर्तित होता है, यानी कि परिवर्तन के काल को यहाँ पे, परिवर्तन का काल, इसका साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इतना हमने डिस्कस कर लिया यहाँ का भौतिक जीवन कैसा था। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था,
उच्च अधिकारी को क्या बोलते थे? जो महत्वपूर्ण टर्म है उसको याद रखिए। यहाँ पे जो उच्च अधिकारी थे उनको अमात्य कहते थे या महामात्र कहा जाता था। ठीक है, महामात्र या फिर अमात्य, क्या बोलते थे? महामात्र या फिर उनको अमात्य कहा जाता था। इसके साथ ही साथ दोस्तों मंत्री और सेनाध्यक्ष होते थे। वहां पे मंत्री होते थे, सेना अध्यक्ष होते थे, आयुक्त होते थे। ये सारे पद वहां पे अब इनकी नियुक्ति होने लगी थी। ठीक है, अब ये सब चीजों के बारे में कैसे जानते हैं? तो बहुत ज्यादा हमको उल्लेख मिले हैं कई जगहों पर। जिससे बात करें, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है महापरिनिब्बन सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंत्री वस्त्राकार का उल्लेख मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जहाँ जिस उल्लेख से हमें इन चीजों का पता लगाते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में बलि का जिक्र किया गया था। बलि जो कि एक स्वैच्छिक कर कह सकते हैं या उपहार कह सकते हैं, लेकिन बलि यहाँ पे अब एक कर के रूप में प्रयोग होता था, जो कि क्या था? कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, इसको अनिवार्य कर दिया गया था। पहले क्या था? पहले स्वैच्छिक था, अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो बलि वाली प्रथा थी, बलि मतलब जान देना नहीं, बलि जो शब्द थे, बलि ये जो शब्द है ये कर से संबंधित था, जिसको अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों हमने बात की थी वहां पे सभा समिति की। तो 4 समितियां होती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो 4 समितियां थी, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचती हैं। उत्तर वैदिक काल में 2 बचती हैं, एक थी सभा और समिति। बाकी दोस्तों जो विदत या गण हुआ करते थे वो पूर्ण तरीके से विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और उनकी जगह पर एक छोटी सी संस्था आ गई थी। जो चीजें विलुप्त हो गई थी उनकी जगह पर एक छोटी संस्था आ गई थी, उसको परिषद कहते थे। क्या बोलते थे? छोटी सी संस्था थी, उसको परिषद कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जो है परिवर्तन होते हैं। और जो बलि था दोस्तों, जिसको मैंने कहा कि जो स्वैच्छिक था उसको अनिवार्य बना दिया गया। अब जब अनिवार्य बना दिया गया तो उसका क्या करेंगे? अब उसको वसूला जाएगा, क्योंकि अनिवार्य है। जो नहीं देगा उसे जबरदस्ती वसूला जाएगा, और वसूली करने वाले को बलि साधक कहा जाता था। ठीक है, वसूली करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? बलि साधक। तो ये थी वहां की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिनको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब दोस्तों सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक इन सब चीजों के बारे में डिस्कस हमने थोड़ा बहुत कर लिया हुआ था। अब जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, इसका प्रश्न पूर्ण रूप से होने लगा था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब ये सब दोस्तों हो गया था जन्म आधारित, यानी कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। पहले जो था गतिशीलता का नियम, अब वो खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे सब चीजें क्या हो गई थी? जन्म के आधार पर निश्चित कर दी गई थी। यानी इनके कार्य को भी निश्चित कर दिया गया था कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य होगा, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है। जिसका जो भी कार्य था वही किया जाता था। तो इसके अनुसार दोस्तों इस व्यवस्था में जो शासक होता था वो क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय में जो शासक यानी कि योद्धा होते थे क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण कौन होता था? ब्राह्मण का कार्य क्या था? ये पुरोहित होते थे, यानी कि जो शिक्षक या पुरोहित ये ब्राह्मण होते थे। और ये वैश्य कौन होते थे? ये जो करदाता होते थे, यानी कि जो किसान और करदाता वैश्य कहलाते थे। बाकी जो सभी वर्गों की सेवा करते थे उनको शूद्र कहा गया था, उनको शूद्र कहा गया था। ठीक है, ये सेवा करने यानी कि इन तीनों वर्गों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया था। और जब ये सेवा करने वाले, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इनको किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं मिलती थी। केवल जो द्विज, एक शब्द आता है दोस्तों द्विज। ठीक है, द्विज किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? द्विज शब्द जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। ये इनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये थे कुछ
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी वो काफी हद तक सुदृढ़ हो गई थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी यहाँ पे। और दोस्तों अब हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि उस समय स्त्रियों को लेकर के क्या विचार थे, क्या उनसे उम्मीदें थी, स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी, या फिर इनसे क्या उम्मीदें थी। यानी कि अगर किसी को बेटी हुई है तो वो उस बेटी से क्या उम्मीदें लगा के रखेगा। इनको दोस्तों एक ग्रंथ है समुत्तय निकाय, ठीक है, उसमें जो राजा प्रसेनजीत है उनको पुत्री हुई थी, तो वो बहुत दुखी थे। प्रसेनजीत को पुत्री हुई थी, वो बहुत दुखी थे और उनको सांत्वना देते हुए, प्रसेनजीत को पुत्री हुई थी, बहुत दुखी थे और उनको सांत्वना देते हुए बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। अब आप इनकी बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यानी कि वहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उनसे किस प्रकार की उम्मीदें लगाई गई थी। तो उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, ये नर संतान से बेहतर साबित होगी। उन्होंने क्या कहा था कि चिंता मत करिए, ये जो आपकी पुत्री है ये नर संतान से बेहतर साबित होगी। ठीक है, और किस तरीके से बेहतर साबित होगी, ये नर संतान से बेहतर होगी किसमें, ये बड़ी होकर के बुद्धिमान और धार्मिक बनेगी। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा प्रसेनजीत से कि ये बड़ी होकर के बुद्धिमान बनेगी और क्या बनेगी, धार्मिक बनेगी। और ये क्या करेगी, ये अपने सास की सेवा करेगी। देखिए वहां पे क्या एक एक्सपेक्टेशन है, ये सास का सम्मान करेगी। गौतम बुद्ध करे प्रसेनजीत से, ठीक है, सास का सम्मान करेगी और अपने पति के प्रति वफादार रहेगी। क्या रहेगी, अपने पति के प्रति वफादार रहेगी। तो दोस्तों ये प्रसेनजीत को गौतम बुद्ध ने उनको सांत्वना, उनकी पुत्री के जन्म पर सांत्वना देते हुए उन्होंने उनको ये समझाया और उन्होंने कहा कि जिस पुत्री को वो जन्म देगी वो महान कार्य करेगा। जिस पुत्र को वो जन्म देगी यानी कि इनकी बेटी है, जिस पुत्र को वो जन्म देगी वो क्या करेगा, वो महान कार्य करेगा। यानी कि यह शब्द जो है स्त्रियों से संबंधित अपेक्षित कार्यों का एक सारांश प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से आप स्त्रियों की क्या स्थिति थी उसको वहां पे समझ सकते हैं। दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से हम मूव करेंगे किसकी तरफ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अब इनको पढ़ेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सोच रहे कि लास्ट में डिस्कस करें, है ना, पूरा एक को बना करके, जिस तरीके से मैंने इसके पीछे वाली क्लास ली हुई थी, तो क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो सीधा हम चैप्टर पर ही मूव करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म में, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब देखिए दोस्तों, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। अब जैसा कि अब आपने पीछे वाली क्लास की होगी, आपको पता होगा कि ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी, उत्तर वैदिक सभ्यता कैसी थी, क्या क्या चीजें परिवर्तित हुई थी। तब भी हमने आपको डिस्कस किया था कि क्यों बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, यानी कि ऐसे वैकल्पिक बहुत सारे धर्मों का उदय क्यों हुआ। क्योंकि उस समय अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मणों की जो स्थिति थी, यानी कि जो ब्राह्मणों की स्थिति थी बहुत ज्यादा सर्वोच्च थी। ये क्या थी, ये सर्वोच्च थी। सर्वोच्च शब्द अपने आप में ही सबसे ज्यादा है, तो इसके पहले ये क्या थी, सर्वोच्च थी। और यानी कि उस समय धार्मिक क्या थी, उथल पुथल थी। ठीक है, धार्मिक उथल पुथल का समय था, बहुत ज्यादा आडंबर फैला हुआ था। जैसा कि मैं डिस्कस किया था कि वहां पे बलि प्रथा इतनी ज्यादा, बलि मतलब जानवरों की बलि देना इतनी ज्यादा जो है फैल चुकी थी कि इससे खेती करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए जानवरों की कमी होने लगी। समझ रहे हैं, जानवरों की कमी पड़ने लगी इतनी ज्यादा। यानी कि जो ब्राह्मण थे अपने सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए इतना ज्यादा यज्ञ धर्म कर्मकांड करवाते थे कि इससे सामाजिक जो ये समाज में भी पूरा उथल पुथल मचा हुआ था। तो दोस्तों उसी समय क्या होता है, इन सभी चीजों को देखते हुए वहां पे एक बौद्ध धर्म, यानी कि एक वैकल्पिक तौर पर बौद्ध धर्म और इसके साथ ही साथ जैन धर्म, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे धर्म थे, लेकिन महत्ता जिसको मिली उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो वहां पे उदय होता है बौद्ध धर्म का।
धर्म किस बात पर जोर देते थे, यानी कि उस समय। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी हमने कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो अपने चरम पर थी, जन्म आधारित थी। हमने भी डिस्कस किया कि जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी, जन्म आधारित थी, यानी कि अब शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी के साथ ही साथ दोस्तों छुआछूत की भावना भी आ गई थी, और छुआछूत की भावना के साथ दोस्तों जो शूद्र थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता था, उनको वेद उपनिषद ये सब पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। यानी कि जिस रास्ते से गुजरते थे इनको क्या करना पड़ता था, घंटी बांधना पड़ता था, यानी कि उधर से कोई ब्राह्मण ये लोग ना गुजरे, यानी कि उनके गुजरने से पहले इनको रोड वगैरह साफ करनी पड़ती थी। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सामाजिक विविधता का समय आ चुका था। तो एक तरह से क्या होता है, यानी कि अब ये समाज बहुत ज्यादा उसमें बढ़ चुका था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब इनका उदय होता है तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो असली खुशी है वो किसमें है। असली खुशी भौतिक समृद्धि या कर्मकांडों में नहीं है, जो ब्राह्मण लोग करवा रहे थे, है ना, कि कर्मकांड करवा रहे थे जिससे। तो उन्होंने कहा कि इन सब में कोई असली खुशी नहीं है, बल्कि असली खुशी तो अहिंसा में है, परोपकार में है, सामाजिक आचरण में है। ठीक है, इन्होंने कहा असली खुशी किसमें है, अहिंसा में है। आप परोपकार करिए, आप दूसरों का भला करिए, चोरी मत कीजिए, सब चीजें थी। असली खुशी इसमें है, ना कि कर्मकांडों के पालन करने में। तो दोस्तों ये था इनके जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। अब देखिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म के उदय में किन किन घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को क्षत्रियों ने क्या किया, उसको नकारा। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को किसके द्वारा प्रतिक्रिया मिली, क्षत्रियों के द्वारा। ये पहली वजह थी। ठीक है, क्षत्रियों के द्वारा प्रतिक्रिया, ये पहली वजह थी बौद्ध धर्म के, यानी कि इन धर्मों की उत्पत्ति के, जो भी वैकल्पिक धर्म हुए उनकी उत्पत्ति के कारण में सबसे पहला कारण था कि ब्राह्मण के प्रभुत्व को क्षत्रियों के द्वारा क्या किया गया, प्रतिक्रिया दी गई। दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि चार वर्ण ये जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय कौन होता था, ये शासक होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय ये कौन थे, ये थे शासक, यानी कि योद्धा, लड़ाई करना, साम्राज्य जीतना, ये सब इनका कार्य था। ये दूसरे स्थान पर आते थे अनुक्रम में, यानी कि सेकंड पोजीशन थी इनकी। ठीक है, ये कैसी थी, सेकंड पोजीशन थी। ब्राह्मण फर्स्ट पे था, इनका कार्य क्या था, ये कर्मकांड करवाते थे, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब चीजें ये कराते थे। और दोस्तों इनको क्या मिलता था, उपहार मिलता था, और उपहार में इनको कर या दंड से छूट मिलता था। ठीक है, इनको कर नहीं देना होता था यानी कि इनको बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इन सभी चीजों का इन्होंने विरोध किया, योद्धाओं ने, यानी कि क्षत्रिय वर्ग ने ये। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जो बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध, और इसके साथ ही साथ जैन धर्म, महावीर, ये भी कौन थे, ये क्षत्रिय थे। कौन थे, ये क्षत्रिय थे। और क्षत्रियों ने ही क्या किया था, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या वजह थी, दूसरी वजह थी कि जो कृषि व्यवस्था, यानी कि जैसा कि लोहे का परिचय हो गया था, हमने कहा था कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, और लोहे के प्रयोग से और धीरे धीरे लोग गंगा घाटी में ही प्रवेश कर चुके थे। तो लोहे का प्रयोग से जिन जगहों पर खेती करना मुश्किल था वहां पर भी खेती ये लोग करने लगे थे, क्योंकि वो उससे लोहे का हल बना करके प्रयोग करते थे। तो लोहे के प्रयोग से खेती का एक नई व्यवस्था का उद्भव होता है, और उसमें दोस्तों मांग किसकी होगी, पशुपालन की। मांग किसकी होगी, पशुपालन की। और दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि पशुओं की बलि इतनी ज्यादा दी जा रही थी कि इनकी कमी भी होने लगी थी। और कृषि की व्यवस्था, जैसे हमने कहा, एक तो लोहे का प्रयोग दोस्तों, और इसके साथ ही साथ उनकी जो लोकेशन थी जहां पे वो रह रहे थे, वहां की मिट्टी कैसी थी, मृदा उपजाऊ थी। ठीक है, मृदा कैसी थी, वहां पे उपजाऊ थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो लौह उत्पादन का क्षेत्र था वो भी इनके नजदीक था, लौह उत्पादन का क्षेत्र इनके नजदीक था। मृदा उपजाऊ थी, वर्षा भी अच्छी होती थी, यानी कि वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की, वहां पे अगर ना भी हो तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था,
उपजाऊ भूमि जो है बरसात ज्यादा होती थी। यानी कि संसाधन के साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मौजूद थी और खेती करने के लिए जंगल साफ करने के लिए इनके पास बहुत सारे उपकरण भी होने लगे थे। ठीक है, यानी कि जो लोहे हैं इससे हल बनाएंगे, इन सब चीजों को प्रयोग करेंगे। तो यानी कि अज्ञात स्थानों पर भी खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इसके लिए क्या चाहिए? बैल चाहिए, है ना। बैलों की आवश्यकता पड़ेगी खेत में जुताई करने के लिए, तो बैलों के इस्तेमाल की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों अभी हमने कहा कि वहां पे जो बलि दी जा रही थी जानवरों की बहुत ज्यादा ही दी जा रही थी। ठीक है, अंधाधुंध हत्या वहां पे हो रही थी, तो ये भी एक वजह थी जिसका इनके द्वारा विरोध किया गया। दोस्तों तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह थी कि जो वैश्य थे, वैश्य और अन्य जो व्यापारिक समूह थे, वैश्य और अन्य जो व्यापारिक समूह थे, ये क्या चाहते थे? अब ये मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ये कर भी अदा कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी हो? शांतिपूर्ण रहे। सामाजिक स्थिति कैसी रहे? शांतिपूर्ण रहे, ताकि इनका व्यापार अच्छे से चल सके, ये एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से व्यापार अपना कर सके। और इनका कार्य किसने किया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी कि इनके जो विचार थे ये किससे मैच कर रहे थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन लोगों ने क्या किया? इन धर्मों को क्या किया? संरक्षण दिया। क्या दिया? संरक्षण दिया, क्योंकि जैसा माहौल ये चाह रहे थे वो सारे व्यवस्थाएं बौद्ध और जैन धर्म के विचारों में उनमें सम्मिलित थी। तो इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है चौथा, देख लेते हैं वजह कि क्या वजह थी कि ये दोनों धर्म इतने ज्यादा प्रचलित हो गए। शूद्रों की स्थिति। शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी समाज में। और जैसा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन्होंने इन वर्ण व्यवस्था को खारिज किया, यानी कि किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार करने का मतलब नहीं किया। ठीक है, तो इन सभी लोगों को यहाँ पे इनके धर्म में सम्मिलित होने का मौका मिला, अवसर मिला। तो यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लगभग हर वर्ग ने इसको अपनाया, और जिससे इसको समृद्धशाली होने में यानी कि विस्तारित होने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ वजह थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में। अब कल वाली क्लास में हम देखेंगे गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, और उसको पढ़ेंगे पीपीटी के साथ में, यानी कि आपको सामने लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे। तो इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर लिया हुआ है, और कल के नोट्स के साथ यानी कि जो भी पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पे लिखित मिलेगा साथ में, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके साथ ही साथ उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। दोस्तों आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, जहाँ से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल आज तो हमने सिर्फ ये देखा कि बौद्ध धर्म के उदय के पीछे का कारण क्या था। कल हम पढ़ेंगे आरंभिक बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म यहाँ पे दो भागों में जो बढ़ जाता है ना। हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, फिर कैसे इसका बंटवारा होता है, बौद्ध संगीतियाँ क्या थी, कौन कौन से यहाँ पे साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उन सभी चीज़ों को कल हम डिस्कस करेंगे। यहीं से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो कल की क्लास स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। कल मिलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ में। तो क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट करेंगे, इन दो चैप्टर पर बेसिस जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और इसके साथ ही साथ चाहे एमपीपीएससी हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, जहाँ भी, या यूपी ट्रिपल एससी हो, जहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट।